नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व विधायक ने कहा, योगी सरकार में नहीं चलती भाजपा विधायकों की। कानून मंत्री ने संकल्प पत्र को लेकर अखिलेश पर कसा तंज। और राकेश टिकैत ने सरकार को फिर दी चेतावनी। मोदी नगर के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा का कहना है कि योगी सरकार में भाजपा विधायकों का कोई मान सम्मान नहीं है। भाजपा विधायक किसी अधिकारी को फोन करने की स्थिति में भी नहीं है। सुदेश युग करवट से बातचीत कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट लेकर फिर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मोदी नगर के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता सुदेश शर्मा जी हैं। सुदेश जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश जी, आप विधायक रहे हैं, खुद आपने 5 साल विधानसभा देखी है, क्षेत्र की सेवा भी की है, जनता के बीच रहे हैं। आज के जो विधायक हैं, क्या उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने वो काम किया जो जनप्रतिनिधि करता है? देखिए, इसका बहुत बेहतर जवाब तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में जनता ही दे सकती है। लेकिन यदि आप बात करें कि मैं भी एक मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र का नागरिक हूँ, यदि उस नाते आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल पूरी तरीके से जो वर्तमान विधायक हैं वो फ्लॉप हैं। क्योंकि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं है या कोई एक उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिसको वो विधायक महोदय गिनवा सकें। और मैं समझता हूं कि उनकी तो निधि तक वापस चली गई है। तो जहां तक काम की बात है, मैं तो कहता हूं जो हमारे कार्यकाल में जो कार्य हुए, यदि वही मेंटेन केवल हो जाते, चाहे वो चेयरमैनी के समय में हुए हों या विधायक के समय में हुए हों, तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र में शायद फिर और काम की इतना उनका विरोध ना होता और आवश्यकता भी ना होती। चलिए, एक नागरिक के नाते एक सवाल मेरे ये भी है कि कोविड काल में आपने बहुत बुरा समय हम सब लोगों ने देखा है। आज हम जीवित हैं, हम कह सकते हैं बहुत बुरा समय था जी। तो क्या जनता की जो बात ये उठती है कि उस समय जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, ये कितनी सच है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि या जो मैं कहूँगा जो सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कोरोना काल में वो लोग देश के साथ खड़े रहे, समाज के साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेवारी का निर्वाह किया। लेकिन यदि आप कहें कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया या नहीं किया, तो मैं कहूँगा सरकार ने बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया, बल्कि पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए। एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रहे, बिलखते रहे। और जो आपने देखा, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या कुछ भी ऐसी दवाएं हों जो उस समय जीवन को बचा सकती थी, लोग उनके लिए मारामारी कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था। उन लोगों बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। और जो सामाजिक संगठन थे, जो सेवा कर रहे थे, उन लोगों पर भी प्रतिबंध, एक तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता था उनके ऊपर पूरे कि आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को दुखी किया जा रहा था जो लोग सेवा कर रहे थे। हमने भी उस कोरोना काल के अंदर जितना कर सकते हैं, चाहे लोगों को राशन बांटने से लेकर के और दवाइयाँ बांटने से लेके, सिलेंडर मुहैया कराने से लेके, जितना कर सकते हैं किया। और ये किया भी जाना चाहिए। हमारा देश इसी बात के लिए जाना जाता है। आपने प्रदेश सरकार की बात उठाई कोविड काल में, मैं कोविड काल के अलावा और सब बातों पे जानना चाहता हूं। जब आप विधायक थे तब की सरकार और अब की सरकार, क्या फ़र्क है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन एक मैं इससे पहले और कह देना चाहता हूं कि आज कम से कम मैं आपको 100 केस ऐसे दे सकता हूं कि आज कोवैक्सीन के भाई जैसे ही मोबाइल उठाते हैं तो उस पर आता है कि सब वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है साहब। तेज़ी से इसलिए चल रहा है कि लोगों को बिना वैक्सीन लगाए उनको धड़ाधड़ सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। मोबाइलों पे उनको मैसेज आ जाता है, आपको डोज लग गई है। मेरे मोदी नगर में 100 केस है कम से कम। एक मेरे यहाँ मोदी नगर में दिलीप पार्क है, उन बेचारों की मृत्यु हुए कोरोना से ही काफ़ी समय हो गया, कई महीने हो गए। उनकी पत्नी
गुहार लगा रही है कि साहब मुझे कोरोना से डेथ में मुआवजा दिया जाए, और उनको अभी 4-5 रोज पहले सर्टिफिकेट आया उनके पति का कि आपके पति को दूसरी भी डोज लगा दी गई है। एक तरफ वो सरकार से गुहार कर रही है मुआवजे की, और उनके पति को दूसरी कोरोना की वैक्सीन भी लग गई साहब। और वो अपनी बेटी की शादी पंजाब में कर रही थी अभी 4-5 दिन पहले, वहाँ के तमाम सबूत मौजूद हैं, उनको भी वैक्सीन लगा दी गई। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से ये समाज के साथ साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब ये ऊपर से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, लेकिन जहाँ से भी हो रहा है इसको तत्काल रोका जाना ही समाज के हित में होगा। स्थानीय प्रशासन के लेवल पे हो रहा है, शासन लेवल पे हो रहा है, जिस भी, हाँ। लेकिन झेल तो जनता रही है, झेल बहरहाल जनता रही है, और जनता को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी आपने सवाल किया कि पिछली सरकारों में क्या फर्क है? सरकारों में क्या फर्क है? देखिए, पहले सरकारों में विधायक होते थे, सांसद होते थे, अधिकारी एक बार मेहनत करके अपना इम्तिहान देते हैं और वो कोई कलेक्टर बन जाता है, एडीएम बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है हर 5 वर्ष में अपना इम्तिहान जनता को देता है। तो जो जनप्रतिनिधि हमारे लोकतंत्र के अंदर उसका महत्व सबसे ऊपर माना गया है। और वो देखिए, क्षेत्र वहीं से शुरू होता है। मान लिया कोई विधायक है तो उसका एक क्षेत्र है मोदी नगर, बिल्कुल, और उसके अंदर यदि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाने के लिए सबसे पहली कड़ी है विधायक। मैं समझता हूं कि इस पार्टी के कार्यकाल में तो शायद किसी विधायक या सांसद की इतनी, मैं नहीं समझता कि वो कहीं फोन करके भी वो बात करते हैं कि अरे भाई देख लेना, नियमानुसार जो भी हो। अब आप जानते हो कि नियमानुसार ही करते हैं अधिकारी कार्य। तो और दूसरी बात, जहां रही विकास की बात, तो वो सिर्फ मीडिया के अंदर है विकास, बाकी सड़कों पर वो विकास नजर नहीं आता साहब। तो मैं समझता हूं, और जो पिछली वो सरकार थी, तो मैं आपको हजारों काम गिनवा सकता हूं साहब। मैं अपनी विधानसभा में गिनवा सकता हूं। मोहिद्दीनपुर शुगर मिल हमारे यहाँ बंद था, जो कि वो बिक चुका था जी। हमने विधानसभा में उठाया और हमने चुनाव लड़ते समय संकल्प किया था कि यदि हम मोहिद्दीनपुर का शुगर मिल नहीं चलवा पाए तो हम अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, यदि आपने विधायक भी बना दिया तो भी। हमने विधानसभा में उसको उठाया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा। मुझे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जैन चौधरी जी ने निर्देश दिया था कि मोहिद्दीनपुर शुगर मिल चलवाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। उन्होंने, उनके निर्देश पर मैंने वो लड़ाई लड़ी और मोहिद्दीनपुर का शुगर मिल चला। मोदी कपड़ा मिल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन केवल हमारे कार्यकाल में केवल एक ही पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी मोदी कपड़ा मिल को लेकर के बनी, और उसमें कम से कम 50-100 करोड़ रुपया मजदूरों को बांटा जा रहा है, जिसमें 10-15 करोड़ रुपया बट भी चुका है। लेकिन जो आज के सत्तासीन लोग हैं वो तो वहां पर फायरिंग करा रहे हैं, स्क्रैप के सौदे हो रहे हैं, उनको उस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कराया। तीसरे, जहां चाहे वो मोदी नगर में हमारे यहाँ पर निवाड़ी पतला तक की सड़क हो, चाहे मोदी नगर से हापुड़ रोड हो, चाहे भोजपुर से फरीदनगर पिलखवा रोड हो, चाहे वो मोहिद्दीनपुर से खरखोदा मार्ग हो, आप देखिए इस तरीके से जैसे दूध पर मलाई जमी हुई होती है, बिल्कुल चिकनी सरफेस, इस तरीके की सड़कों का निर्माण हमने कराया। और 81 में से 60 गांव के अंदर योजनाएं ला करके, डबल योजनाएं ला करके, लोहिया ग्राम विकास योजना और जनेश्वर मिश्र योजना के तहत हर गांव में, किसी गांव में 70 लाख, किसी गांव में 1 करोड़, किसी में 60 लाख लगा करके कार्य किया। हमें तो मान लिया हमारी पार्टी को हमें फिर चुनाव में जाना है, यदि हम आपके स्टूडियो पे ये बात गलत कह रहे हो तो जाकर के क्षेत्र में तस्दीक कर लेंगे कितना काम किया, वो तो पब्लिक बता देगी साहब। तो काम किया है और धरातल पे काम हुआ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का और रालोद का गठबंधन लगभग तय है, कुछ चीज़ें सामने आनी है, सीटें का बंटवारा हो गया है जी, सीटें कौन कौन से आएंगी बात होनी है। अब सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में आ रही है जी, क्या लगता है आम आदमी पार्टी के आने से इस गठबंधन को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से एक दूसरे किस्म का चुनाव है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
बिल्कुल सफाया हो जाएगा, ये तय है। और यदि आम आदमी पार्टी भी इसमें आती है तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं, निश्चित रूप से जो हमारा शहर का जो वोटर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी दल गठबंधन कर लें उन ताकतों को हराने के लिए उतना ही अच्छा है। अच्छा, 2022 आपके सामने है, उसके बाद 2024 का भी चुनाव आ जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल का वेस्ट में भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य बहुत सुंदर है। जो हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनका विजन साफ है। वो किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, वो पार्टी को किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी इस तरीके की नहीं सोचते हैं। वो ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को सबकी धरोहर बनाना चाहते हैं और उनका विजन बड़ा क्लियर है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, रात दिन इसी उसमें लगे हुए हैं कि पार्टी किस तरीके से हमारी आगे बढ़े। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी का एक जनाधार जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जयंत चौधरी जी के चलते उनका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। पार्टी का भविष्य बहुत सुंदर और पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। अच्छा, कृषि कानूनों पर बात कर लेते हैं। सरकार ने आज कृषि कानून वापस लेने का बिल लोकसभा में पास करा लिया, राज्यसभा में पास होना है। क्या लगता है, क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में डैमेज कंट्रोल कर लेगी? देखिए, मैं एक दो बातें आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि ये अब तक तो भाजपा के लोग कहते थे कि ये बिल सही है, बिल किसानों के हित में है, ये अगर किसानों के हित में है तो अब वापस लेने की उनको क्या ज़रूरत पड़ गई? और वापस भी लिया तो अब क्यों लिया? यदि हित में नहीं था तो 800 किसान शहीद हो गए और एक भी किसान के लिए आंख में आंसू नहीं आया, एक भी किसान की शहादत पे संवेदना प्रकट नहीं की। मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो वापस पहले लाए ही क्यों थे, मान लिया अब वापस ले लिया और कल को ऐसी सरकार फिर वापस से इस तरीके का ले आए तो ये तो उन्हीं के हाथ में रहेगा ना साहब। तो अब तो चुनावी माहौल है, चुनाव का समय है, नज़दीक है चुनाव, तो अब मैं नहीं समझता हूं कि ये किस नियत से लेकर के आए हैं और किस नियत से इन्होंने ये अस्थायी रूप से किया है, किस तरीके से किया, नियत पर संदेह है साहब। और अभी भी कहते थे कि साहब एमएसपी तो लागू रहेगी, हमने तो उसको छेड़ा ही नहीं, तो उस पर भी कानून बनाने में क्या जाता है साहब, बना दीजिए ना, यही तो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक आपसे बिल्कुल व्यक्तिगत जुड़ा सवाल, मोदी नगर से आपकी दावेदारी है इस बार? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से मेरी भी दावेदारी है, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी जिसको भी खड़ा करेगी, पार्टी जिसमें विश्वास जताएगी, मैं एक पार्टी का सिपाही होने के नाते अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, तो ये तो हाईकमान को फैसला लेना होगा साहब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इच्छा है कि हम तो चाहते हैं आपको टिकट मिले और आप चुनाव लड़े, मोदी नगर की फिर से सेवा करें, आपको दोबारा मौका मिले। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ सुदेश शर्मा जी। सुदेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का मैं फिर से अभिवादन करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कोविड के नियमों का पालन करें, अनदेखी ना करें। कोविड का नया वेरिएंट फिर से दुनिया में आ चुका है, आप सभी सचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार। युग करवट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में गुंडागर्दी हावी थी, अब कानून व्यवस्था का राज है। कानून मंत्री ने दावा किया है कि वर्ष 2022 में भाजपा ही सरकार बनाएगी। गाजियाबाद आए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भी बसपा सपा का गठबंधन हुआ था, फिर भी सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई थी, जिससे उस समय देश का सबसे बड़ा गठबंधन बताया जा रहा था। लेकिन चुनाव के दौरान इस गठबंधन को न सिर्फ जनता ने नकारा बल्कि बुरी तरह परास्त भी कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा और उसके नेता जनता के बीच रहते हैं, जनता की हर समस्या और दिक्कतों को दूर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से भाजपा आगामी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के जब 2022 में आम चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जबकि जो विरोधी दल हैं वो केवल चुनाव के समय घरों से निकल करके जनता के बीच में तरह तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस सरकार में यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा संकल्प पत्र के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि भाजपा ने संकल्प पत्र को लेकर समिति का गठन किया है, जो संकल्प पत्र जल्दी ही जनता के सामने पेश करेगी। उन्होंने कहा, सपा सरकार में एसएसपी से लेकर सिपाही और बाबू से लेकर कलेक्टर तक को पीट दिया जाता था।
2014, 17, 19 में बुरी तरह से सभी विपक्षी दल परास्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने कोरोना महामारी के काल में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे आदरणीय योगी जी की योजनाएं हों, सभी उत्तर प्रदेश के जनता के हित में हैं। हमने लोगों को उनके घरों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे कोरोना महामारी का टीका हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे उनको जो भी उपलब्ध कराना हो, निःशुल्क राशन देना हो। और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछली बार से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। भाजपा सरकार में आम आदमी से लेकर महिला उद्यमी सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, उद्यमी लगातार यहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे नई नई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। असल आप जानते हैं, गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने पहले ही तौबा कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। कहा जाता था 2 लड़के निकले हैं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जब 2017 में चुनाव हो रहा था, 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और कहा जा रहा था इससे बड़ा गठबंधन कोई है नहीं, इससे बड़ा जाति का और राजनीतिक समीकरण कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको भी भाजपा ने बुरी तरह से ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। आप देखेंगे जब 2022 में परिणाम आएगा तो भाजपा के ही पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ है। जितना सम्मान किसानों को इस सरकार में मिला है उतना किसी भी सरकार में नहीं मिला। पहले किसानों को बीज खाद के लिए मार खानी पड़ती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तीनों कृषि कानून वापस ले जाने पर कानून मंत्री बोले, कई बार मध्यस्थता नहीं हो पाती, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार से बात नहीं हो जाती, बॉर्डर खाली नहीं किया जाएगा। यह सरकार तय करेगी उसे कब बात करनी है। बहुत में ये कहा कि देश में जैसे बीमारियां हैं देश में, ऐसे ही किसानों की समस्याएं हैं देश में, उनका समाधान चाहते हैं। समाधान आपकी तरफ से पहल नहीं उसके समाधान के? अच्छा, किसके लिए पहल करे, कैसे करे, पहले बताओ भाई। वो पहल कैसे होती है? हम तो 11 महीने से इंतजार कर रहे हैं सरकार का। बताओ कहाँ है सरकार? सरकार वापस ले रही कानून को। एमएसपी पे कौन लेगा? ये सीड बिल लेकर आओगे 4 दिन बाद में, उसको कौन लेगा? पेस्टिसाइड बिल है, डेयरी की पॉलिसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर कौन बातचीत करेगा? सरकार ये चाहती है कि हम बगैर बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चला जाए, देश में कोई आंदोलन धरना ना हो, सरकार से एक जो बातचीत का रास्ता है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इस गलतफहमी में सरकार ना रहे। हम प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ करके जाएंगे, सरकार से बात करे बगैर जाएंगे नहीं। एक बातचीत का रास्ता खोलकर सरकार से जाएंगे। उनकी समझ में आज आ जाए, 10 दिन में आ जाए, इस महीने के लास्ट तक आ जाए, जनवरी में आ जाए, आ जरूर जाएगा समझ में। रईसपुर में खेल परिसर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। इस परिसर में स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। गाजियाबाद के गांव रईसपुर में खेल परिसर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल परिसर में ओपन जिम भी बनाया जाएगा। इस खेल परिसर के निर्माण से युवा खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों के लिए अवसर मिलेगा, साथ ही उन लोगों को भी सहयोग मिलेगा जो सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। इस खेल परिसर में फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बैडमिंटन सहित अन्य प्रकार के खेलों की सुविधा होगी। और एक बहुत अच्छी बड़ी सुविधा जो है इस पूरे इलाके के लिए, खासकर रजापुर ब्लॉक के लिए तैयार होगी। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, कोचों को प्रोत्साहन मिलेगा, जितने खेल प्रेमी हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो लोगों को ट्रेन करें या खुद उसके अंदर हिस्सा लें। उनको यहाँ पे दौड़ने के लिए अच्छा उनके लिए हो गया है और चारदीवारी हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पूरी आशा है कि इसके अंदर इसकी देखभाल के लिए यहाँ पे अच्छा बंदोबस्त रहेगा। इस पूरे उसके लिए मैं CPWD को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इस काम। खेल परिसर में 1.5 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए गए हैं। इसके अलावा 56 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 5 एकड़ से अधिक जमीन पर यह खेल परिसर तैयार किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए खेल परिसर को विशेष रूप से बनाया है।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि खेल परिसर के बनने से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अच्छे अवसर मिल सकेंगे। कि सरकार आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनमें कायाकल्प के माध्यम से एक अच्छी पहल हुई और जो प्राइमरी स्कूल बहुत टूटी फूटी स्थिति में हुआ करते थे वो आज बहुत अच्छी स्थिति में गाँव में हो गए हैं। इसी तरह से सरकार ने जो गंगा नदी के किनारे के जो गांव थे वहाँ भी एक गंगा खेल मैदान के नाम से एक नारा दिया था और बहुत सारे गंगा नदी के किनारे के गांव में बहुत बड़े बड़े खेल मैदान वहाँ पे बनाए गए ताकि गांव के बच्चे वहीं पे अपना खेल सकें। और वहीं पे जो है विभिन्न जैसे पुलिस की भर्ती परीक्षा होती है, फौज में भर्ती होने के लिए लोगों को दौड़ना होता है। आप बहुत सारी जगह पे यात्रा करते होंगे, देखते होंगे लोग सड़कों के किनारे जो है हमारे बच्चे दौड़ते रहते हैं। अब जो है इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे खास तौर से रईसपुर के आसपास के लोगों, रईसपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर के रूप में यहाँ पे ये बन के तैयार हुआ है। उद्घाटन समारोह के दौरान दौड़ और कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद मनोज चौधरी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यशोदा अस्पताल में फर्टिलिटी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से उपचार किया जाएगा। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो संतान सुख से वंचित हैं। गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में अब IVF, मेडिकल जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी सहित अत्याधुनिक इलाज और डायग्नोस्टिक की सुविधाओं वाले नए फर्टिलिटी क्लिनिक का उद्घाटन हो गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। इस अवसर पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में इस तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला क्लिनिक होने से उन दंपतियों को बड़ी राहत मिलेगी जो संतान सुख से वंचित हैं। राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि सेंटर पर आधुनिक सुविधाओं के उपलब्ध होने से निसंतान दंपतियों को अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। सीड्स ऑफ इनोसेंस की सह संस्थापक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने कहा कि 8 राज्यों में 14 IVF और सरगोसी सेंटर हैं। वर्ष 2017 में इन हाउस जेनेटिक टेस्टिंग लैब वाला देश का पहला IVF सेंटर भी रहा है। इस सेंटर में उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी मेडिकल फैसिलिटी होगी जो प्रीमियम E10 अल्ट्रासाउंड उपकरण जैसे इंटरनेशनल हॉलमार्क मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ फेटल मेडिसिन से लैस होगी। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद के बाद कई दूसरे राज्यों में भी इस तरह के सेंटर शुरू करने की योजना है। इस अवसर पर यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली NCR के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर शशि अरोड़ा, डॉक्टर रजत अरोड़ा, SSP पवन कुमार, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, SP सिटी निपुण अग्रवाल, SP देहात डॉक्टर इरज रजा, CMO डॉक्टर भवतोष शंखधर, ACMO डॉक्टर सुनील त्यागी, ललित जायसवाल, अनिल सांवरिया, आशुतोष बिंदल, रजनीश बंसल, तरुण शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल ने तेजपाल सिंह को जिला अध्यक्ष घोषित किया है। वो तीसरी बार रालोद के अध्यक्ष बने हैं। तेजपाल सिंह ने कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी संगठन उसे ही चुनाव लड़ाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी तेजपाल सिंह को तीसरी बार पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में विधिवत की। इस अवसर पर उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए रालोद जिलाध्यक्ष का पदभार भी सौंपा। प्रेस वार्ता के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह ने कहा कि रालोद का संगठन पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के साथ चल रहा है। संगठन में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। चौधरी तेजपाल सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन होने जा रहा है। गठबंधन में जो भी प्रत्याशी पार्टी हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा उसे पूरी ताकत के साथ संगठन चुनाव लड़ाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जयंत चौधरी का चुनाव मानकर चलें। चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। बाकी तो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी वो सबको माना जाएगा। तो अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी है और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन तीनों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार जीते और जो 2 सीटें हमारे सहयोगी दल को समाजवादी पार्टी को है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भी हम लोग पूरी ताकत के साथ जिताने का काम करेंगे। रालोद और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार की अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा था। 1 साल तक केंद्र की भाजपा सरकार को किसान नजर नहीं आए। चुनाव के दौरान हार दिखाई दी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रेस वार्ता में मौजूद मोदीनगर के पूर्व विधायक सुदेश शर्मा ने कहा कि पार्टी का संगठन रालोद की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तीनों कृषि बिल पर फिर से सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अभी भी किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रही है उसमें 750 लोगों की, किसानों की शहादत ली है इस सरकार ने। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे और उनको मवाली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया। जब ये बिल आया था उस वक्त संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोट के कम नंबर होने के बावजूद ये बिल पास किया गया था और उस वक्त भी हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये काला कानून है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न संसद में हम लोगों की सुनी, न सड़क पर किसानों की सुनी और अब ये रिपील तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मन में ये आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे। उनको भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कहा कि ये बिल वापस आएगा। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं ये बिल वापस आएगा। साक्षी महाराज जी जो इनके सांसद हैं वो कह रहे हैं ये बिल वापस आएगा। तो आज जब सदन में अपनी बात प्रधानमंत्री जी रखें तो उनको ये भी स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा, ये काला कानून है और इस देश के किसानों के हित में अब हम ये दोबारा बिल नहीं लेके आएंगे। रद्द करने का जो बिल लेके आ रहे हैं उस पर हम लोग अपनी बात रखेंगे और निश्चित रूप से हम तो पहले दिन से ही चाह रहे थे कि ये बिल रद्द किया जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।